फ्रेंड, वेलकम टू ब्रेंसल क्लासेस। आज मैं आपको पॉलिटी का लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आज से पॉलिटी की सीरीज़, जिसमें ये सीरीज़ आपको चाहे रेलवे हो गया, बैंक हो गया, एसएससी हो गया, या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल, उसमें हर तरीके से हेल्प करेगी। सबसे पहले अगर हम पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में सबसे पहले आता है भारत का संवैधानिक विकास। इसमें अगर हम बात करें तो भारत का संवैधानिक विकास जो था वो तुम्हारे दो तरीके से हुआ था। सबसे पहला एक कंपनी का शासन जो 1773 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक चला था। उसके बाद क्राउन का शासन जो 1858 से 1947 तक चला था। अगर हम बात करें, ये दो शासन सबसे पहले स्थापित किए गए थे। का पहले कंपनी का शासन था जो संवैधानिक, मतलब हमारे जो संविधान बनाया गया उसके विकास के लिए दो शासन को बनाया गया। सबसे पहले तुम्हारा कंपनी का शासन जो तुम्हारा 1773 से 1857 तक रहा, और क्राउन का शासन 1858 से 1947 तक रहा। 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ टेलर ने मर्चेंट एडवेंचर नामक कंपनी को, आप ये कंपनी का नाम याद रखिएगा अगर हम बात करें कंपनी की, तो ये जो मर्चेंट एडवेंचर नामक कंपनी है, इस कंपनी को आपको याद रखना है। कंपनी को एक राजलेख प्रदान किया। क्या प्रदान किया? एक राजलेख, जिसमें 15 वर्षों के लिए व्यापारिक एकाधिकार कंपनी को प्रदान किए गए। 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। आपसे ये क्वेश्चन पूछा कई बार, वनडे लेवल एग्जाम में पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। अगर हम बात करें इसमें, इसको बनाने के लिए जो प्रारंभिक पूंजी लगी थी वो 30,133 पाउंड थे, जिसमें 217 सदस्यों ने काम किया था इस कंपनी को स्थापित करने के लिए। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो थी वो सूरत में स्थापित करी थी, ये जो कि 1613 में इस्टेब्लिश करी गई थी। अंग्रेजों ने अपनी 3 प्रेसिडेंसी बनाई थी। कहाँ कहाँ? बंगाल, मद्रास, बॉम्बे। मतलब अंग्रेजों ने जब भारत में आए हैं तो उन्होंने 3 प्रेसिडेंसी बनाई है, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे में इन्होंने व्यापार शुरू। इन तीनों प्रेसिडेंसी में सबसे पहले गवर्नर, डिप्टी गवर्नर और 4 सदस्य रखे। ये तीनों निदेशक क्या कहलाते थे? मंडल कहलाते थे। अगर हम बात करेंगे तीनों निदेशक कहलाते क्या थे, तो ये तीनों निदेशक मंडल कहलाते थे। अकबर के शासनकाल में पहला अंग्रेज, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि अकबर के शासनकाल में पहला अंग्रेज कौन आया था, तो आप बताएंगे अकबर के शासनकाल में जो पहला अंग्रेज आया था वो जॉर्ज मिल्डन हॉल 1599 में आया था। अब आता है 1726 का राजलेख। इसके तहत गवर्नर को उसकी परिषद को बंगाल, मद्रास और बॉम्बे के लिए कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हुआ। 1765 से 1772, 17 ये जो 7 साल का समय था जिसमें बंगाल में द्वैध शासन लगाया गया। किसके द्वारा? रॉबर्ट क्लाइव में। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल में द्वैध शासन किसके द्वारा लगाया गया, तो बंगाल में जो द्वैध शासन लगाया गया था वो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लगाया गया था। और इस काल को भारत की लूट कहा जाता है। इसी काल को क्या कहा जाता है? भारत की लूट कहा जाता है। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग को इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए भेजा गया। बंगाल में द्वैध शासन का अंत किया गया। इसके बाद आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट या नियामक अधिनियम। ब्रिटेन प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ गुप्त समिति का गठन किया गया। गुप्त समिति की सिफारिश पर यह अधिनियम पारित हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्षों के लिए व्यापारिक एकाधिकार प्रदान किए गए। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको 20 वर्षों के लिए व्यापारिक एकाधिकार प्रदान किए गए थे। मतलब कि ये जो 17 से, मतलब ये ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई थी, उसको ये पहले स्टार्टिंग में बोला गया था कि आप 20 वर्ष तक भारत में व्यापार के लिए एकाधिकार आपको दिया जाता है। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट थे। 1700, फिर उसके बाद 1774 कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें जो जज थे वो तुम्हारे कौन से? लॉर्ड एलिजा हेम्पे, ये मुख्य न्यायाधीश थे। इनके साथ 3 और जज थे, हाइट, चैम्बर्स और लिमिस्टर। मतलब एक तुम्हारा चीफ जस्टिस और उसके साथ 3 अन्य जजों की पीठ थी। लाइसेंस के बिना कंपनी के कर्मचारियों पर व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कंपनी के कर्मचारियों पर उपहार लेने पर भी प्रतिबंध लगाया गया था। मतलब कि इन्होंने ये जो कंपनी बनाई, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे, ये उपहार लिया करते, तो इस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था 1774 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और लाइसेंस के बिना कंपनी के कर्मचारियों पर व्यापार करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। अब आता है 1781 का संशोधन अधिनियम। इसके तहत 1773 के रेगुलेटिंग अधिनियम में सुधार किया गया। कलकत्ता सरकार को बिहार और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार दिया गया। नंद कुमार, चैत सिंह और घसीटी बेगम द्वारा वॉरेन हेस्टिंग पर कुशासन का आरोप लगाया गया। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि वॉरेन हेस्टिंग पर कुशासन का आरोप किसके द्वारा लगाया गया, तो ये जो आरोप लगाया गया था कि तुम्हारे नंद कुमार थे, चैत सिंह थे और घसीटी बेगम, इनके द्वारा आरोप ये लगाया गया था। वॉरेन हेस्टिंग ने एलिजा एम्फे से कहकर 1784 में नंद कुमार को फांसी दिला दी थी। इसके बाद आता है 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम।
ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के स्टार्टिंग की चीज़ें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि अधिकतर बच्चे छोड़ देते हैं। 1774 का पिट्स इंडिया अधिनियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम, इससे आपको कई बार क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में देखने को आपके सीधे सीधे यहाँ से वन लाइनर में क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे कि 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम क्या था। उसकी ईस्ट इंडिया कंपनी से व्यापार एवं प्रशासन को अलग किया गया। इसका शीर्षक था भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र। सबसे पहली बात तो ईस्ट इंडिया कंपनी से व्यापार एवं प्रशासन को अलग कर दिया गया। दूसरा क्या किया गया इसके तहत, इसका शीर्षक जो था, मतलब 1784 का जो पिट्स इंडिया अधिनियम था, इसका शीर्षक था भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र या ब्रिटिश सम्राट का भारतीय राज्य क्षेत्रों पर अधिकार के दावे का पहला लिखित दस्तावेज था। इंग्लैंड में एक नियंत्रक बोर्ड की स्थापना की गई जिसमें 6 सदस्य थे। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण कर दिया गया। 1785 में एडमंड बर्क द्वारा वॉरेन हेस्टिंग पर महाभियोग लगाया गया। आपसे ये वाला जो पॉइंट है 1785 में एडमंड बर्क द्वारा, ये जो महाभियोग, ये क्वेश्चन जो पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है कि एडमंड बर्क द्वारा महाभियोग कब लगाया गया, तो 1785 में। और किसके तहत, 1784 के पिट्स इंडिया अधिनियम के तहत 1785 में एडमंड बर्क द्वारा वॉरेन हेस्टिंग पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई गई। महाभियोग अभी हम पॉलिटी में आज जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा इसको पढ़ेंगे। इसके बाद आता है 1793 का चार्टर अधिनियम। अगर हम बात करते हैं 1793 के चार्टर अधिनियम की, तो ईस्ट इंडिया के व्यापारिक एकाधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ाए गए थे। 20 वर्षों के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको बढ़ा दिया गया। नियंत्रक बोर्ड के सदस्यों के वेतन एवं भत्ते भारतीय राजस्व को दिए जाने लगे। पहले ये कंपनी को दिए जाते थे। 1793 के जो चार्टर अधिनियम है, इससे पहले जो नियंत्रक बोर्ड के सदस्यों के वेतन एवं भत्ते जो थे वो भारतीय राजस्व को दिए जाने लगे। इससे पहले कंपनी को दिए जाते थे। लिखित विधियों द्वारा शासन की शुरुआत हुई। व्याख्या का अधिकार न्यायपालिका को तो आज भी है। 21 अप्रैल 1793 आईसीएस की शुरुआत हुई है। जैसे जो आजकल आईएएस हो गया है, उस पहले उसको आईसीएस बोला जाता है, इंडियन सिविल सर्विस। इसकी शुरुआत 21 अप्रैल 1793 में हुई थी। आपको ये डेट याद रखनी है कि आईसीएस की परीक्षा की शुरुआत कब हुई थी, 21 अप्रैल 1793 में आईसीएस सिविल सर्विस की, इंडियन सिविल सर्विसेज की शुरुआत हुई थी, जिसके जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है सीधे सीधे कि आईसीएस परीक्षा का जो जनक है वो किसको कहा जाता है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। 1793 रेवेन्यू बोर्ड या रेवेन्यू पुलिस की स्थापना की गई। इस अधिनियम द्वारा बिना लाइसेंस के शराब की बिक्री पर रोक लगा दी गई थी। इसके बाद आता है 1813 का चार्टर अधिनियम। अगर हम बात करते हैं 1813 के चार्टर अधिनियम की, तो इसमें सबसे पहले इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई। आई रिपीट माई सेंटेंस, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई। आप इस पर स्टार लगा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस अधिनियम के तहत इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई थी, तो 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। मतलब ये इसमें 1813 का जो चार्टर अधिनियम आया, इसमें ये बोला गया कि पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया जाएगा। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। मतलब चाय और चीनी को छोड़कर जो कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो ट्रेड करने के लिए आई थी, उसके जितने भी व्यापारिक एकाधिकार थे सारे के सबको समाप्त कर दिया था, केवल चाय और कॉफी को छोड़कर। सभी ब्रिटिश कंपनियों के लिए भारत के लिए व्यापार का अधिकार दे दिया गया था। फिर ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की छूट दे दी गई थी तथा कंपनी के खर्च पर भारत के एक चर्च स्थापित किया गया। मतलब जो ईसाई मिशनरीज थे उनको भारत में अपना धर्म प्रचार कर, जो ईसाई धर्म था उसका प्रचार करने की अनुमति दे दी गई थी 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत। दूसरा चीज ये काम किया गया था कि कंपनी के खर्च पर भारत में एक चर्च भी स्थापित किया जाएगा, इसकी भी बात कही गई थी। और यही कारण था 1857 की क्रांति का भी, जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ है उसका एक कारण यह भी था। सबसे महत्वपूर्ण कार्य इस चार्टर ने यह किया कि कलकत्ता, बंबई व मद्रास की सरकारों द्वारा बनाई गई विधियों का ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदन किया जाना अनिवार्य कर दिया गया। मतलब जो कि कलकत्ता, बंबई और मद्रास की जो गवर्नमेंट थी उनके द्वारा जो विधि बनाई गई थी, विधि मतलब कानून जो बनाए गए थे, उसको ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदन किया जाना अनिवार्य कर दिया गया। मतलब आपको पहले कोई भी कानून बनाना होगा तो आपको ब्रिटिश संसद से पहले परमिशन, अनुमोदन कराना होगा। इस अधिनियम में कंपनी द्वारा भारत में यूरोपीय हितों की रक्षा के लिए एक विशेष और 3 पादरी नियुक्त करने की व्यवस्था भी की गई। ये जितने भी काम मैंने अभी बताए ये सब के सब 1813 का चार्टर अधिनियम है। माय डियर स्टूडेंट, जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से, इसलिए इन सभी चीज़ों को अच्छे से आप नोट करें और अच्छे से याद करें। 1813 का चार्टर अधिनियम, ये जो सीरीज़ मैंने पॉलिटी की स्टार्ट करी है ये इसी तरीके से क्रमबद्ध तरीके से मैं पूरी पॉलिटी इस चैनल के माध्यम से करवाऊँगा। इसीलिए मेरा आपसे विशेष आग्रह है कि आप
इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि जिससे आपको ये नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहेगा कि कब कौन सी वीडियो आ रही है। 1833 का चार्टर अधिनियम, कंपनी के प्रशासन का केंद्रीकरण कर दिया गया था। इट मीन्स जो कंपनी था उसका एडमिनिस्ट्रेशन का डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया गया था। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बना था। मतलब अगर आपसे कोई पूछेगा भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा का अंत भी किया गया था। ये उसी समय जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। 1835 में अंग्रेजों को भारत की आधिकारिक 1835 में अंग्रेजी को भारत की आधिकारिक भाषा बनाया गया। चाय और चीन पर कंपनी के एकाधिकार को भी समाप्त कर दिया गया। अंग्रेजों को पहली बार भूमियां खरीदने का अधिकार दिया गया। मतलब अंग्रेज को पहली बार भूमियां खरीदने का, अगर लैंड खरीदने का अधिकार भी दिया गया। कौन से अधिनियम के? 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक विधि आयोग पहली बार गठन किया गया। आप जानते हैं लॉर्ड मैकाले को अंग्रेजी शिक्षा का जनक कहा जाता है भारत में। भारत में दास प्रथा और गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, जिसका पूर्ण उन्मूलन 1843 में गवर्नर जनरल एलिनबरो के शासनकाल में हुआ। भारत में दास प्रथा का सर्वप्रथम गैर कानूनी 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। कंपनी के वाणिज्यिक अधिकार समाप्त कर दिए गए थे तथा उससे भविष्य में केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। और इसके बाद 1833 का जो राजलेख था, जिसकी धारा 87 में यह उपबंध किया गया कि किसी भी भारतीय को मात्र धर्म, जन्म स्थान, वंश, लिंग तथा वर्ण के आधार पर सरकारी सेवाओं के लिए निरय या अयोग्य नहीं माना जाएगा, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात इस अधिनियम के तहत 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत कही गई थी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात अगर हम बात करें इस 1833 के चार्टर अधिनियम की, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है ये है 1833 का राजलेख, जिसमें ये बात हमें बताया गया था कि धारा 87 के तहत किसी भी भारतीय पर जन्म, स्थान, वंश, लिंग तथा वर्ण के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। दूसरी बात अगर हम बात करें तो वाणिज्यिक अधिकार जो कंपनी के थे वो समाप्त कर दिए गए थे। इसके बाद अगर हम बात करें कि भारत में दास प्रथा को सर्वप्रथम गैर कानूनी 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात जो इस अधिनियम में करी गई। आज मैंने आपको 1833 का चार्टर अधिनियम पढ़ाया, इसके बाद 1813 का चार्टर अधिनियम पढ़ाया, 1793 का चार्टर अधिनियम पढ़ाया, 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम पढ़ाया, 1781 का संशोधन अधिनियम पढ़ाया और 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट या नियामक अधिनियम, 1726 का राजलेख तथा आदि चीज़ों को उल्लेख किया है। इसकी आगे की सीरीज़ जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। तब तक के लिए थैंक यू।